नाच ये तेरी फितरत होनी चाहिए, खुद लिख ये तेरी किस्मत होनी चाहिए। सिस्टम कभी भी गड़बड़ नहीं होता। इंडिया अब एक अंडर डेवलप कंट्री नहीं है। 1+1 2 पढ़ ले। स्कूल को भी पूरी दुनिया ने ना सर्विस इंडस्ट्री में रखा हुआ है। पढ़ाई जो है वो मंदिर की तरह ट्रीट होती है। ट्रेन में बैठे हो और मैं ट्रेन का ड्राइवर हूँ, आपको ले जाके छोड़ दूंगा बस वहां पे। आप स्कूल में भी देखो, यूनिफॉर्म सेम है, लेकिन क्या सबका थॉट प्रोसेस सेम है? कई बच्चों के पास आप बिल्कुल पास कॉपी चेक करने के लिए पहुंचते हो ना, तो वो डर जाते हैं। आपको ऐसे ऐसे एक्सपर्ट मिलेंगे, भैया कैलकुलेटर अभी तक यूज करने की जरूरत नहीं है, उनको सीधा सीधा हल कर दिया। ये जीतने के चक्कर में हार हो जाती है। इस जनरेशन को आप गुस्से से कुछ नहीं कराओगे, वो रेबिलियस बन जाएंगे। जो न्यूयॉर्क में हो रहा था, आज वो न्यू दिल्ली में हो रहा है। कि लाइफ इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन सर, इट इज फुल ऑफ कर्व्स, अप्स एंड डाउन्स। दुनिया इसी तरह से चलती है, शेयरिंग एंड केयरिंग से चलती है। आप बच्चे को मना करते हो कि भाई नहीं फोन यूज नहीं करना, वो किसी भी तरह से कर लेगा। जैसे हम IQ की बात करते हैं, EQ की बात करते हैं, PQ की बात करते हैं, वैसे ही SQ की भी बात करनी पड़े। मर्द कभी रोता नहीं है, इसीलिए सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। अर्पण, समर्पण और तड़पण। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मुकेश सेतिया, जिन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था 18 साल की उम्र से और उन्होंने मैथ को पढ़ाना स्टार्ट किया स्टूडेंट्स की डिफिकल्टीज को देखते हुए, और 37 ईयर्स से वो इस टीचिंग लाइन में है। एक गुड एकेडमिशियन, एक गुड एजुकेटर, और उनके यूट्यूब पे 100,000 ऑफ स्टूडेंट्स उनसे अभी एजुकेशन ले रहे हैं, और फेस टू फेस 60,000 स्टूडेंट्स को वो एजुकेट कर चुके हैं और पढ़ा चुके हैं अभी तक। वेलकम डॉक्टर मुकेश सेतिया, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू डॉक्टर आर्या। आई एम सो ऑनर्ड एंड फीलिंग अमेजिंग कि आपने मुझे यहाँ पॉडकास्ट में इनवाइट करा। थैंक यू वेरी मच। तो सर, आपका 18 साल की उम्र में किस तरह से स्टार्ट हुआ टीचिंग करना, थोड़ा सा इसके ऊपर आप हमें बताइए। देखिए, कोई भी चीज अगर हम किसी भी टेक्नोलॉजी को भी अगर देखें कि वो टेक्नोलॉजी क्यों आई, तो पहले तो उसकी नीड आती है कि भाई हमारे पास क्या इस चीज की नीड है। आज अगर मैं ओला या उबर की भी बात करूं, तो कितनी सक्सेसफुल है वो चीज। लेकिन अगर हम 30 साल पीछे चले जाएं, तो वही काली पीली टैक्सीज हैं। लैंडलाइन के फोन लगवाने के लिए भी आपको 3-3 साल का इंतजार करना पड़ रहा है। और अब आप उस सिनेरियो को और इस सिनेरियो को देखें, तो आपको लगेगा नहीं यार, वो 30 साल पहले भी अगर ये सिस्टम होता तो अच्छा होता। तो आप समझे कि जब मैं 18 साल का था और मेरे पास कोई चीजों के आंसर्स नहीं थे, कि मैं स्कूल से पढ़ के आया, टीचर्स वर रियली ग्रेट, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बट हर एक की अपनी एक लिमिटेशन है। तो जब मेरे को आंसर्स ढूंढने होते थे, क्योंकि मेरे परिवार में ज्यादातर सब लोग कॉमर्स साइड पे थे, तो मेरे पास साइंस थी और मुझे आंसर्स मिलते नहीं थे। तो मैं कहाँ से ढूंढूं, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो तब मुझे लगा कि कुछ ऐसी जगहें कम है। तो जैसे तैसे मैंने अच्छे से 12th कर लिया सेल्फ स्टडी कर कर। अपने डैड के कुछ मेंटोर्स थे, उनके दोस्तों को अपना मेंटोर बनाया, वहां से चीजें गैदर करी। और फिर जब मेरे मेरे पास मेरा रिजल्ट आया, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं कुरुक्षेत्र और दिल्ली कॉलेज में चला जाता, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट मेरिट पे भी मिल जाते थे एडमिशन, एंट्रेंसेस नहीं होते थे वहां पे। बट मुझे लगा कि यार एक ऐसा सिस्टम शुरू करता हूँ जहां पे जो मुझे लग रहा था कि मेरे पास कमी रह गई, अब आने वाली जनरेशन को वो कमी ना लगे। आज अगर आप देखें, तो हर गली कूचे में ट्यूशन सेंटर है। बट अगर आप 1988 की बात करें, तो ये बहुत नए नए जी कॉन्सेप्ट थे। बिल्कुल। हाँ, और हर टीवी चैनल ने आकर उसको कवर करा है। अगर आप आज मतलब यूट्यूब छोड़े, तब तो यूट्यूब नहीं था, लेकिन जब यूट्यूब शुरू हुआ तो उन टीवी चैनल्स ने तब की रिकॉर्डिंग भी डाली हुई है। और हमें बहुत सक्सेस मिला था, बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस मिला, बच्चों को एक नई राह मिली, और हम सब लोग आगे फिर एबीटी, हम एबीटी करके मैंने अपने इंस्टीट्यूशन का नाम रखा था। एबीटी मतलब अ व्यू टू एजुकेशन, जहां पर मैंने एजुकेशन, जहां पे मैंने व्यक्ति को नाम नहीं दिया कि भाई मुकेश ट्यूशन सेंटर या ऐसा कुछ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसा काम कर चलो जो आपसे भी बड़ा हो। मतलब आप कितने दिन यहाँ रहने वाले हो, बट ये जो इंस्टीट्यूशन है वो चलता रहे 100 साल, 200 साल, 300 साल, और लगभग अब हम सेकंड जनरेशन तक पहुंच गए हैं। उन बच्चों को भी हमने पढ़ा लिया है। तो सर, अभी आप कितने मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स और किस किस तरह की कोचिंग और ट्यूशंस आप इस समय दे रहे हैं?
देखिए, जो हमारा इंस्टीट्यूशन है हम उसे ट्यूशन सेंटर ना मानकर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्यादा मानते हैं, क्योंकि कोचिंग में क्या होता है कि आप बच्चे को एक फ्रीडम भी देते हो कि अगर मैं अगर आपको मेंटर करूं कि भाई ये काम कर लो, तो हो सकता है 3 साल बाद आप बोलो यार इसके बदले मैं एक दूसरा काम कर रहा होता तो शायद ज्यादा अच्छा होता। तो हम वो बाउंडेशन बच्चे पे डालते नहीं है, हम कहते हैं तू हम यहाँ पर हैं, तुम्हारे लिए हैं, और तुम देखो डिसाइड करो तुम्हें जो अच्छा लगता है उस रास्ते में जाओ, हम वो सपोर्ट आपको देंगे। तो बेसिकली हम लोग क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक सीयूईटी, बीबीए, बीसीए, जो नया सिस्टम आ गया है, क्लैट की कोचिंग देते हैं। लॉ लॉ से तो आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, मेरे ख्याल से दूसरी जनरेशन के हैं आप, जिनको लॉ का मतलब समझ में आ रहा है। तो हम क्लैट के लिए प्रिपरेशन कराते हैं, तो इस तरह के एंट्रेंसेस हम देते हैं। और रेगुलर क्लासेस भी होती हैं, ऑनलाइन सपोर्ट भी होता है, और वीडियोस के थ्रू भी हम बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। तो सर इस समय इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या चल रहा है लेटेस्ट, आप इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखो सर, आप क्योंकि पॉडकास्ट करते रहते हो तो आप अपनी एक रिसर्च ज़रूर अपने पास रखते होगे। आप देखोगे तो हर पर्सन की अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बट जहां तक मैं अगर 2 जनरेशन्स को पढ़ा चुका हूं, कि मतलब मैंने पापा मम्मी को भी पढ़ाया हुआ है और उनके बच्चे को भी पढ़ाया हुआ है, बच्चे बच्चे को पढ़ाया हुआ है, तो मैं ये देखता हूं कि सिस्टम हमेशा ठीक होता है। सिस्टम कभी भी गड़बड़ नहीं होता। कि अगर कहें कि आज के बच्चे बहुत फास्ट हैं, तो यार आज का बच्चा अगर फास्ट नहीं होगा तो वो सिस्टम में रन ही नहीं कर पाएगा। उल्टा हम जी कहते हैं बिल्कुल। प्रोकेस्टिनेट मत करो, लेजी मत बनो। अब जब हम एक तरफ बोलते हैं कि लेजी मत बनो, तो अगर आपका बच्चा ज्यादा एक्टिव है तो एक्टिवली वो फिर इंस्टाग्राम भी देखेगा, एक्टिवली वो यूट्यूब भी देखेगा। तो फिर या तो ये मत बोलो कि वो एक्टिव नहीं है, एक्टिव तो होना पड़ेगा। तो जो भी चीजें हैं हम उन डायरेक्शंस के लिए उनको रोक नहीं सकते हैं, हाँ हम उन्हें अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं। तो और अब ये जो एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, इसमें सबसे पहले तो कोर्स कम करा गया है। सबसे पहले ये बोला गया है कि बच्चे को स्ट्रेस में नहीं रखना। नई पॉलिसी के तहत आप देखोगे कि जूनियर क्लासेस में तो मना कर रहे हैं कि आप रिटेन ही नहीं कर सकते बच्चे को। मतलब फेल वर्ड जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं आप क्लास में, ये नहीं बता सकते ये फर्स्ट आ रहा है ये सेकंड आ रहा है। क्योंकि सर इससे मानो या ना मानो, क्योंकि इंडिया अब एक अंडर डेवलप कंट्री नहीं है। वहां पर ये चल जाता था, आज से 40 साल पहले चल जाता था कि थप्पड़ मार दिए बैठ जा। लेकिन आज बच्चा उन चीजों को बहुत इमोशनली पिक कर लेता है। तो यहाँ बच्चे को इस नई एजुकेशन पॉलिसी में सबसे पहले तो इमोशनली हैंडल करना जो है वो सिखाया गया है। यानी टीचर्स के साथ साथ हर 1-2 सेक्शंस के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट का होना जरूरी है, जो हर बच्चे को दूर से देख रहा हो कि वो पेपर कैसे देता है, पढ़ाई में रिस्पॉन्स कैसे देता है। तो ये एजुकेशन पॉलिसी इतनी लेवरेज देती है कि हाँ बच्चे की ओवरऑल एनहेंसमेंट पे, यानी होलिस्टिकली उस पे काम करा जाए। पढ़ाई तो कर लेगा वो, 1+1 2 पढ़ लेगा, बट किस अंदाज से वो पढ़ रहा है, आगे जाके वो दूसरों के लिए रोशनी बन सकता है कि नहीं बन सकता। ये जो एजुकेशन पॉलिसी यहाँ जो आई है मुझे वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो सर आपके 37 ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में आपको क्या क्या हर्डल्स आई काम करते वक्त, पढ़ाते वक्त? सर देखो, एक तो स्कूल को भी पूरी दुनिया ने ना सर्विस इंडस्ट्री में रखा हुआ है, जबकि इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूं, बिकॉज मुझे मौका मिला है पूरी दुनिया में ट्रेवल करने का भी, तो अगर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखूं तो वहां पर पढ़ाई जो है वो मंदिर की तरह ट्रीट होती है सर। वहां पर टीचर जो है वो एक गुरु की तरह ट्रीट होता है। हालांकि कई बार मैं बोलता हूं बच्चों को कि यार मेरा और आपका मिलना तो बस ऐसा हुआ है कि आप ट्रेन में बैठे हो और मैं ट्रेन का ड्राइवर हूं, आपको ले जाके छोड़ दूंगा बस वहां पे। बट फिर भी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करी जाती है यहाँ पर टीचर की, गुरु की तरह रिस्पेक्ट करी जाती है। तो मुझे लगता है कि ये हर्डल्स इसलिए आती है क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है। क्योंकि आप अगर टीवी खरीदने चाह रहे हो तो आप अगर 10-15 हज़ार रुपए पकड़ा रहे हो, तो आपको लगता है यार एक बड़ी सी चीज मैं घर लेकर आ रहा हूँ। लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में आपको जब ज्ञान दिया जाता है तो वो बात बच्चा ज्यादा समझ लेता है। कई बार जो जो उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं पेरेंट्स, उनको उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो ये हर्डल जो है वो हर सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है। बट अगर मैं अपना एबीटी देखूं तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे बहुत फीस भी मिली, मुझे बहुत इज्जत भी मिली,
और अब मैं जहां मुझे मौका मिलता है मैं पहुंच जाता हूं। प्रो बोनो बेसिस पे भी अगर मुझे कुछ करना पड़ता है तो करेंगे, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं सर। वहां पर उसको इमोशनली, जो भी बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको इमोशनली उन चीजों को नहीं लेना चाहिए। अगर आप आके किसी ने आपको कह ही दिया उल्टा सीधा तो मत लो ना उस पर, क्योंकि आपका गुस्सा फिर बच्चों पे निकले। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स घर से जॉब करके घर पे पहुंचते हैं तो वो सारे का सारा गुस्सा जो है वो बड़े बच्चे पे निकालेंगे, बड़ा बच्चा जो है वो गुस्सा छोटे बच्चे पे निकालेगा, छोटा बच्चा जो है घर की मेड पर अगर है कोई तो उस पे निकालेगा। तो ये एनर्जी इस तरह से फ्लो होती है, और हम एबीटी में हर टीचर को ऐसा ट्रेन करते हैं कि वो वहीं रोक लेता है, ताकि नेगेटिविटी हम बच्चों तक दे ही ना। तो सर आपको आपने 60,000 स्टूडेंट को फेस टू फेस पढ़ाया है, तो इसमें सर कौन सा पैटर्न और टेक्निक आपको यूज करते हुए सबसे ज्यादा मजा आया, और क्या टेक्निक यूज करके आपने बच्चों को पढ़ाया जिससे कि उनको सब कुछ क्लियर हुआ? देखिए, अगर टीचर टीचर को हवा बना दिया जाता है, जैसे मैं फिर से कई बार बोलता हूं कि हमें डराया जाता है बचपन में भी। जब छोटा बच्चा दूध नहीं पी रहा तो यार चौकीदार आ जाएगा, डरा दिया। फिर कोई ऐसी काम हुए, भगवान से डरो। तो ये जो डरने वाला हिसाब किताब इंडिया में चल रहा है ना, वो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो अब मैं दुनिया तो मैं बदल नहीं सकता हूं। मैं तो अपने सराउंडिंग्स में, जो मैं खुद हूं, जो मेरा एनवायरनमेंट है, मेरा नेटवर्क है, वहां पर सबसे पहले मैं ये बोलता हूं कि डर के काम नहीं करना। तो और दूसरी बड़ी बात, आप स्कूल में भी देखो, यूनिफॉर्म सेम है, लेकिन क्या सबका थॉट प्रोसेस सेम है? किसी भी बच्चे का थॉट प्रोसेस सेम नहीं हो सकता। पेड़ का तना सेम है, लेकिन पत्ते सेम नहीं है। चाहे दिख रहा है सब हरे हरे है, लेकिन हर एक का अलग शेप है। तो हम सबसे पहले, एक तो हम इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं, लेकिन जनरल हम ये कहते हैं कि उनको डर ना लगे किसी चीज से। भाई वो जो बचपन में कई बच्चों के पास आप बिल्कुल पास कॉपी चेक करने के लिए पहुंचते हो ना, तो वो डर जाते हैं। तो मे भी उनको बचपन में शायद कुछ गलत एक्सपीरियंस रहा होगा। तो कोई ट्रॉमा रहा हाँ, होगा कोई उनका कोई उससे ऐसा कि मुझे कॉम्प्लेक्स रहा होगा। डांट तो पड़ेगी सब, या फिर मुझे कोई थप्पड़ यस, पड़ेगा, डांट पड़ेगी। यस, और वो उसको उन्होंने कितने फियरफुली ले लिया हो। मान लो घर पे जाके ये बात नहीं बोल पाए हो, घर का एटमॉस्फेयर कैसा हो, तो बंदा जब अपने अंदर वो चीज ले लेता है ना, तो वो बहुत ज्यादा बायोलॉजिकली भी, इमोशनली भी वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम पहला एक चीज बस ये करता है कि डरो मत। और फिर हम इंडिविजुअली बच्चों पे काम करते हैं। कुछ लोग स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ लोग लॉजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। भाई कुछ लोग से क्वेश्चन पूछो तो वो एक क्वेश्चन के दो क्वेश्चन बना देते हैं, तो उनकी वर्टिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है। और कुछ लोग को क्वेश्चन दो तो वो दो तरह के आंसर बना देते हैं, तो उनकी हॉरिजॉन्टल थिंकिंग बहुत अच्छी है। तो हम इस साइंटिफिक अप्रोच के साथ काम करते हैं। वरना ट्यूशन सेंटर्स की आप देखो, भीड़ इतनी सारी है, तो फिर कुछ ही क्यों चलते हैं? क्योंकि उनकी मेथोडोलॉजी ऐसी होती है कि बार बार बच्चा कहता है कि यार मैं वहीं आके पढूं, अगली क्लास भी वहीं पढूं, मेरे फ्रेंड्स भी वहीं आके पढ़े, मेरे रिलेटिव्स भी वहीं आके पढ़े। और इस तरह से फिर हर चीज अपने आप पनपती है और सनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो सर मैथ को पढ़ने का सबसे आसान तरीका क्या है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 9th 10th 11th 12th? मैथ्स एक ऐसी चीज है जो रटने से नहीं आएगी। मैथ्स में ना अर्पण, तड़पण और समर्पण डालना पड़ेगा, ये तीनों चीजें डालनी पड़ती। लेकिन इसको थोड़ा सा उसके और बाद एक्सप्लेन कीजिए सर, इन इन तीनों चीजों को और एक्सप्लेन कीजिए सर। हाँ देखो, एक तो ये है कि मैं एक बात बोलता हूं कि जहां पर किसी चीज को आप पूछते हो, जहां पर किसी चीज के लिए प्रयास करते हो, जहां किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हो, वो चीज हम्म। मिलके रहेगी। बट अब जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, हमने कॉपी उठाई, हमारे इंडिया में क्या है, कॉपी उठाई और सर पे लगा लिया। अच्छी बात है, आप पूज रहे हो, ठीक है, सरस्वती माँ की आपने प्रार्थना कर दी। बट क्या तीसरी चीज जो मेन है, प्रयास, क्या कभी प्रयास करा है? और बाकी सब्जेक्ट्स, मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मना करता हूं, लेकिन मैथ्स तो ऐसी चीज है जहां पर आपको लिखना पड़ेगा, इसको मसल मेमोरी बनानी पड़ेगी। अब अमेरिका के अंदर एक रिसर्च हुई है जिसमें उन्होंने बास्केटबॉलर्स को देखा है कि वो बिना सोचे समझे बास्केट कर देते हैं। तो जब रिसर्च हुई तो पता लगा कि ये उनको ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ रही, उनके मसल्स मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि उनको बायो मेमोरी से काम नहीं करना पड़ रहा, उनकी मसल मेमोरी स्ट्रांग हो गई है। तो हम मैथ्स में भी ये बोलते हैं कि मसल मेमोरी को स्ट्रांग करो। बायो तो वो तो बार बार हम तुम्हें सिखा ही देंगे सारी चीजें। सर वो तो मसल मेमोरी कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, ये और थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ प्रैक्टिस। पर्सन परफेक्ट। और हम परफेक्ट। कहते हैं इफ यू आर परफेक्ट, प्रैक्टिस अगेन, यू विल बी परफेक्ट स्क्वायर।
क्योंकि मैथ्स के अंदर परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हम कहते हैं नेगेटिविटी दूर भगानी है। तो जो लोग ये कहते हैं कि तुम परफेक्ट हो, तो तुम दोबारा प्रैक्टिस करो, यू विल बी परफेक्ट स्क्वायर। तो लिख लिख के काम करना पड़ेगा, लिख लिख के, लिख लिख कर। और वहां पर बच्चे थोड़ा प्रोकेस्टिनेट करते हैं। बस ये प्रोकेस्टिनेशन जो, ये आलसपन जो है, अगर ये डिसिप्लिन अगर तुम लेकर आते हो, मैं कह रहा हूं मैथ से दीवानगी हो जाती है सर। और लेटेस्ट रिसर्च भी यही कह रही है कि अगर आपने मैथ्स के लॉजिकल क्वेश्चंस हल करे हैं, तो ओल्ड एज में वो जो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम आ जाती है, वो बहुत रिड्यूस हो जाती है सर, क्योंकि आप लॉजिकली थिंकिंग करते रहते हैं। लॉजिकल थिंकिंग सर, वो जो लॉजिकल थिंकिंग ओल्ड एज में मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम तो नो डाउट कम हो जाएगी, मगर क्या उस स्टूडेंट को उससे अपने बिजनेस या डे टू डे लाइफ या किसी भी तरह की और थिंकिंग में, क्रिएटिव थिंकिंग में भी फायदा मिलेगा? सर मैथ्स, अगर आप कुछ भी कर लो, अगर आप कोई भी चीज उठा के देख लो, मतलब बेसिक, आई एम सॉरी टू से, बेसिक परचून की दुकान में देख लो, आपको ऐसे ऐसे एक्सपर्ट मिलेंगे भैया, कैलकुलेटर अभी तक यूज करने की जरूरत नहीं है, उनको सीधा सीधा हल कर दिया। चलो मैं इसको बेसिक लेवल का अर्थमेटिक बोल देता हूँ, बट मैथ्स की जरूरत पड़ी। मैं और आप जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसकी जो कोडिंग लिखी गई है, वो कोडिंग सारी की सारी मैथ्स के एल्गोरिदम पर बेस्ड है। तो मतलब एक बेसिक परचून की दुकान से एक एआई के स्टूडियो और हम दोनों की इंटरेक्शन, मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे, इतनी दूर दूर हम बैठे हुए हैं और कितने प्यार से बात कर रहे हैं। वहां पे जो अल्गोरिदम्स हैं वो सारा मैथ्स है। मतलब लोगों को लगता है मैथ्स की जरूरत क्या पड़ रही है, मैं मानता हूं मैथ्स की जरूरत क्या पड़ रही है। तो एक मैगजीन के लिए मैंने लिखा भी था कि तुम मैथ्स को अलग से सब्जेक्ट मत बनाओ ना, अगर मैथ्स से इतना डर लग रहा है। इकोनॉमिक्स की बुक में दो मैथ्स के चैप्टर ऐसे डाल दो, एन्युटी और बैंकिंग, जो वहां पे जरूरत है। अकाउंट्स के अंदर ऐसे चैप्टर डाल दो जहां जो टाइम सीरीज को हेल्प कर लेंगे। मैथ्स का अलग से कोर्स बना दो। तो अगर जो बच्चा मैथ्स का कोर्स नहीं ले सकता, वो कहीं ना कहीं तो मैथ्स पढ़ रहा है ना। हमें मैथ्स की स्टैम्प दो थोड़ी ना देने के मैथ्स पढ़। हमें तो ये बताना है कि तू लॉजिकली उसको सॉल्व कर, ताकि तेरी राहें थोड़ी आसान हो जाएंगी सर। तो सर क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट जो है, जैसे कि अभी नाइन्थ में कोई स्टूडेंट पास आउट हो गया, जस्ट अभी मार्च में रिजल्ट आया, मतलब एग्ज़ाम ओवर हो गए उसके, अब वो अपना कैरियर ऑप्शन चूज़ करना चाह रहा है, तो हम उसको कैसे गाइड करेंगे कि वो क्या कैरियर ऑप्शन चूज़ करें? हम क्या क्वेश्चंस उससे पुट करेंगे, क्या देखेंगे? सर आपको मैं एक बात बताऊंगा, तो पहले वो बात बताता ही ना आपको ऐसे लगेगा कि ये बंदा यार छोड़ क्यों रहा है। सर अगर आप पूरी दुनिया के सारे प्रोफेशंस उठा के देखो, तो आपके पास लगभग 17,000 ऑप्शंस हैं। 17,000। और हम क्या सोच रहे हैं, बच्चे को जी सीए बना देते हैं, बच्चे को सीएस बना देते हैं, सीएफए बना देते हैं, कंप्यूटर साइंस कर लेगा, एआई कर लेगा, बैंकिंग कर लेगा। कितने गिन लोगे सर आप, 20 या नहीं, 30 या उसमें फिर 40 या 50? उसमें अगर उसका मैथ अच्छा है तो वो आईआईटी चला जाएगा, बायो अच्छा है तो फिर डॉक्टर बन जाएगा। सर आप मानोगे मेरी, आप गूगल भी करिएगा, रागनी वर्मा करके, डॉक्टर रागनी वर्मा करके मैथमेटिशियन हैं। और वो सर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के अंदर डॉक्टर्स के साथ काम करती है। क्योंकि आपने हार्ट बाईपास सर्जरी तो बहुत सुनी होगी, ब्रेन बाईपास जो है वो इंडिया में आ गई है। लेकिन ब्रेन बाईपास सर्जरी करने के जो एल्गोरिदम्स हैं, उसके लिए मैथमेटिशियन का होना जरूरी है। बायो के अंदर, जितने भी बायोटेक्नोलॉजी में कॉन्सेप्ट हैं, आप मानोगे नहीं, वहां पे मैथ्स का होना जरूरी है। इवन एमबीबीएस के अंदर भी आपको प्रोबेबिलिटी और वो सिग्निफिकेंस थ्योरम, वो सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट है। मैथ्स को सिर्फ सिर्फ बाहर बाहर से लेकर ये मत बोले कि यार ये किस काम का है। उसकी रूह में घुसे ना सर, मैच की आत्मा में घुस के देखो, वहां आपको पूरा संसार दिखाई दे। आप देखो आजकल जितने भी लोग हैं, जितने भी बहुत पढ़े लिखे पर्सन हैं जो स्पिरिचुअलिज्म में थोड़ा ज्यादा जा रहे हैं, वो क्या समझाने की कोशिश करते हैं, साइंटिफिकली आपको समझाते हैं, मैथमेटिकली आपको समझाते हैं, गोल्डन रेशियोज के थ्रू समझाते हैं कॉन्सेप्ट को, हाँ फिबोनाची सीरीज के थ्रू समझाते हैं। तो हर जगह सर मैथ्स तो हर जगह है सर। ये उसको ग्रैब कैसे करो, हर जगह फायदा उठा सकते हो आप मैथ्स में। तो सर नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट को कैरियर ऑप्शंस चूज करने के लिए हम कैसे गाइड करेंगे? आप पर्टिकुलरली कैसे गाइड करते हैं वो बताइए। देखो सर, सबसे पहले एज अ पेरेंट, एज अ कोच, कोच मतलब वो नहीं जो पढ़ाई करवाता है, कोच मतलब एक मैं साइकोलॉजिस्ट। हाँ।
एक साइकोलॉजिस्ट और उसके स्कूल के टीचर्स, इन तीनों को एक साथ बैठना होगा। मान लो स्कूल में ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट नहीं है, कुछ नहीं होता, टीचर और पेरेंट को एक साथ बैठना पड़ेगा और उनको डिस्कस करना पड़ेगा कि बच्चे के प्लस पॉइंट क्या है और बच्चा स्लो किस में है। ठीक है, नेगेटिव तो मैं बोलूंगा ही नहीं किसी चीज को। तो अगर अगर लगता है नहीं यार ये सोशल स्टडीज में ना यार नहीं कर पाता, लेकिन ये साइंस फिजिक्स के अंदर चीजों को ठीक कर लेता है, केमिस्ट्री रट नहीं पाता, बायो नहीं रट पाता, तो उसको आप सब्जेक्ट्स, अब तो इतनी ब्यूटी है, 11th में तो आ चुका है ये बात कि आप फिजिक्स ले लो, मैथ्स ले लो, कंप्यूटर साइंस ले लो, आप आईआईटी भी जा सकते हो, आप नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी जा सकते हो, आप कहीं से भी बीटेक कर सकते हो, आपको केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है। आपने पायलट बनना है, आपको केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है, मैथ्स और फिजिक्स की जरूरत है। मैथ्स फिजिक्स इकोनॉमिक्स ले लो, जो कि हम पहले टाइम में सोच नहीं सकते थे, लेकिन आज ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। मैं ये बोलूंगा बच्चे को पहले 10th तक टेस्ट करो कि वो करना क्या चाह रहा है। अगर उसको लगता है यार साइंस मेरे बस की नहीं है, तो अब एक ऑप्शन आ गया जिसमें उसे आसान वाली साइंस ले दो। लेकिन उससे भी ऐसा नहीं है कि वो किसी काम करेंगे, कल को वो आईपीएस बन सकता है सर, अगर उसका उसका ज्योग्राफी अच्छा है, उसका सोशल साइंस अच्छा है, उसकी हिस्ट्री अच्छी है, तो पहले उसे आप 10th तक चेक करो और फिर 10th के बाद ये ऑप्शंस के लिए उसको मोटिवेट करो, उससे पूछो चाहता क्या है। और अगर 9th में ही दिख रहा है कि एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, तो भैया इन्वेस्ट कर दो स्पोर्ट्स में, उसको को कर ले काम जरा। बट ये नहीं कि तुझे जीतना ही है यहां पर, ये जीतने जीतने के चक्कर में हार हो जाती है। अगर आपने इन दिनों इंटरव्यूज भी देखे होंगे कि कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, 7वीं 8वीं से ही बच्चे को नीट करने के लिए भेज दिया जी, जा भाई आईआईटी की तैयारी कर। बाय द टाइम ही रीचेस क्लास 12th, उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और सर वो ना सोशल बन पाता है, ना उसके दोस्त हो पाते हैं, ना उसे बात करने का तरीका होता है, ना उसका पढ़ाई करने का मन करता है। तो आपने बनाया क्या? मतलब आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हो बहुत कुछ, और आपने उसको सिर्फ कंफ्यूज करके छोड़ दिया 12th में ही। तो पहले उसकी उसको थोड़ा सारी एनर्जी तो नरिश, ड्रेन कर दी पहले ही। एनर्जी ड्रेन कर दी सर। तो 9th 10th में ऑब्जर्व करो, 11th में पिक करो, और धीरे 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 वो पहुंच जाएगा सर, पहुंच जाएगा, आज नहीं तो कल पहुंच जाएगा। तो सर स्टूडेंट्स के लिए क्या सुझाव देंगे कि उनका स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए एग्जामिनेशंस के लिए, किसी भी तरह की कोई भी एग्जाम के लिए स्टडी पैटर्न क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन सर, मैं जितनी भी बातें कर लूं, डरो मत डरो मत, लेकिन इस, अच्छा जी सर ने बोल दिया डरो मत, भागो अब घर से भागो, हमने किसी चीज से डर नहीं लगता, लेकिन वो फिर आपने अपने हिसाब से चीजों को फिल्टर कर लिया। वो आपने वो चीज नहीं खाई है जो मैंने परोसी थी, आपने, मैंने जो परोसा उसमें कुछ और मिक्स करके आपने चटनी डाल के कुछ और बना दिया उसका। तो मैंने क्या कहा, डरो मत, लेकिन डिसिप्लिन जरूरी है सर, डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं मिलेगा। और डिसिप्लिन अगर आप हो गए, आपको लिखने में मजा आएगा सर। मतलब जिसे कह रहे हैं ना कि मैं बोलता हूं तुम आंसर शीट अगर लिख रहे हो ना, और अगर तुम आंसर शीट लिखते लिखते खुद आंसर शीट नहीं बन गए, तो समझ लेना रिजल्ट कभी नहीं आएगा। मतलब इतना इन्वॉल्व हो जाओ, जिसे स्पिरिचुअलिज्म में बोलते हैं वन विद द नेचर, कि भाई तू अगर पेपर की तैयारी कर रहा है ना, तो तू तू खुद मत बन, तू तैयारी बन जा। मतलब इतनी तरह से इन्वॉल्व हो जा। अब छोटे बच्चे को ये बात समझ नहीं आती, तो हम उसे फिर प्यार से समझाते हैं, और एक बार जब उस बच्चे को समझ में आ जाता है, सर आप मानोगे नहीं, मतलब वो रिजल्ट लेकर आता है सर, क्योंकि उसे पता है कि बिना हार्डवर्क के, बिना डिसिप्लिन के जो मेरे टारगेट्स हैं, सर क्रिकेटर्स भी नेट प्रैक्टिस करते हैं सर, अच्छे से अच्छा क्रिकेटर भी, ये थोड़ी ना उठको आपने उसको फोन कर दिया भाई कल आ जाइयो, नहीं यार, उनको उनको नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छे से अच्छा बास्केटबॉलर, स्केट बोर्डर्स, स्केटिंग वाले सब लोग प्रैक्टिस करते हैं। मतलब आप मानोगे कि मैं स्केट बोर्डिंग भी करता हूं, और मेरी जो कोच है वो अभी 9th मंथ प्रेग्नेंट थी, तब भी कोचिंग देने आ रही थी। तो जब सामने ऐसा व्यक्ति होता है, तो आपको, आप खुद डिसिप्लिन क्यों नहीं हो पाओगे सर? तो डिसिप्लिन एकमात्र की है, डिसिप्लिन हो जाएगा तो हार्डवर्क आ जाएगा, हार्डवर्क आ जाएगा तो सक्सेस आ जाएगा, और जब आप देखोगे कि उस चीज के फ्रूट्स आपको मिल गए हैं, तो आप इंजॉय करते हो सर। सर डिसिप्लिन, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि डिसिप्लिन के बिना तो सब कुछ करना इम्पॉसिबल है। वो तो सबसे पहले हमें डिसिप्लिन करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े एक्टर्स भी डिसिप्लिन से वो एक बाइट भी मीठा केक की नहीं खाते हैं। अगर उन्होंने नहीं खानी है तो उन्होंने नहीं खानी बिल्कुल है, तो वो सही, नहीं बिल्कुल खाते, सही। दे आर डिसिप्लिन। अब मेन बात है सर, कि स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, पर्टिकुलरली क्लास 7th 8th 9th 10th 11th 12th वाले, उनको इस डिसिप्लिन में कैसे लाया जाए, या वो कैसे इस डिसिप्लिन में आए, उसके लिए कुछ टिप्स दीजिए।
सर, मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, इस जनरेशन को आप गुस्से से कुछ नहीं कराओगे, वो रेबिलियस बन जाएंगे। आज से 40 साल पहले जो न्यूयॉर्क में हो रहा था, आज वो न्यू दिल्ली में हो रहा है। वहां पे पोल्यूशन था, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन था। आज दिल्ली में भी देखो पोल्यूशन हो रहा है। वहां के बच्चों को राइट समझ में आते थे, पापा मम्मी डांट देते थे, पुलिस को फोन कर देते थे। अब तो आपको पता ही है कि वहां क्या होता है, कि हाँ भाई, एक एक सेकंड में ऐसा हो जाता है। अब अगर आप बच्चे को डरा के रखोगे तो वही हालात, मानो या ना मानो सर, इतनी ज्यादा जो अडोलसेंस और टीनेजर्स की प्रोटेक्शन की बात इंडिया में भी शुरू हो गई है, तो वो चीज आपको यहाँ पर भी, अगर आप चाहो तो यहाँ रिमाइंडर लगा लो, और अगले 10 साल बाद आप मुझे मिलना और आप कहोगे सर आप बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो। तो डरा के आप कुछ काम नहीं करा सकते, आप प्यार से जो मर्जी करवा सकते। तो प्यार से लाओ और करवा लो उससे काम जितना मर्जी। और वो काम क्या है? बेटा डिसिप्लिन देख, और उसके लिए आपको खुद भी लगना पड़ेगा। आप टीवी देखते देखते बच्चे को बोल रहे हो कि यार टीवी मत देखा करो, तो पढ़ाई कर लो। कैसे कर कैसे करेगा? ये हम और आप भी जानते हैं सर। एक टीचर जो है वो बाहर बार बार रूम से बाहर जा रहा है और बच्चों को कह रहा है बच्चों दिल लगा के पढ़ो। तो भाई तुम्हारा दिल तो यहाँ है नहीं हमारे साथ, हम क्यों पढ़े? तो इज्जत कमाने के लिए इज्जत देनी पड़ रही है। पहले आप खुद तड़प के दिखाओ कि हाँ यार, ये आज भी तड़प रहा है यार। मेरे पापा जब पढ़ते थे तो भी ये तड़पता था बंदा डिसिप्लिन के लिए, और काम करता था हमारे साथ, आज भी ये उतनी मेहनत से काम कर रहा है। तो फिर देखो सर, आज की जनरेशन जो है ना, वो सर हर चीज लगा देती है, मतलब लगा देगी तन मन धन। तो सर मैथ को पढ़ने के लिए पर्टिकुलर एक मैथ फोबिया है, और मैथ फोबिया को दिमाग से कैसे निकालें स्टूडेंट्स? अगर कोई स्टूडेंट हमारे जो मैथ को डिसलाइक करते हैं और वो इस पॉडकास्ट को सुने, तो कुछ ऐसी बातें बताइए कि उनको, उनके दिल में मैथ का डर जो है, मैथ फोबिया है, वो निकल जाए और वो मैथ में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दें। एक तो हम और आप बैठ जाएंगे किसी दिन और लोगों को इनवाइट कर लेंगे और कहेंगे आ जाओ हम दोनों से मिल लो, ठीक है? और वैसे देखो सर, मैथ्स फोबिया के लिए सबसे पहले देखो, जहां चार अच्छे लोग बैठे होते हैं ना, तो जो गाली देने वाला इंसान है ना, उसके मुंह से गाली नहीं निकलती। वो भी कहता है यार मैं भी जरा ना, ये सच्चे लोग लग रहे हैं, सत्संग में बैठ जाता हूँ। और जहां 5-7 लोग गाली दे रहे हैं और आपने आज तक गाली ट्राई नहीं करी, आपको लगेगा यार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। समझ रहे हो? तो बिल्कुल एक सही, बिल्कुल एटमॉस्फेयर सही। का। मतलब पीयर, पीयर टीम का और पीयर के एटमॉस्फेयर का जो है फर्क है, वो सबसे बड़ा कांस्टेंट है आपको मैथ फोबिया के लिए। ओहो, और मैथ आप तो मुश्किल होता है, उन लोगों को देखना ही नहीं, उन बच्चों के साथ जाना ही नहीं है जो ये कहे मैथ बड़ा मुश्किल होता है, और क्या उखाड़ लेगा तू मैथ्स पढ़कर, ये तेरे को साइन थीटा कोस कहाँ याद आएगा, कहाँ काम आएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव चीज़ें हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं सुननी है। और जिनका इंटरेस्ट मैथ्स के अंदर है, उनके साथ बैठना है, और हमें वहीं पर काम करना है जहाँ पर मैथ के जुनूनी लोग बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हाँ, या काम कर रहे हैं। और मैथ्स को प्लीज फिर से मैथ्स को मैथ्स मत मानो ना। वो लाइफस्टाइल है सर। मतलब स्टूडियो की लाइट से लेकर कौन किस एंगल से आएगा, आप समझो हर जगह मैथ्स की आवश्यकता है सर। उसको मैथ्स जी को सिर्फ बिल्कुल, मैथ्स मत लो, उसे उसे मानो कि मेरी लाइफ का एक पार्ट है ये। और आपने खुद ही आंसर कर दिया, आपका क्वेश्चन और आपका आंसर आप ही से आया है कि अपने आसपास एक ऐसा पीयर ग्रुप सिलेक्ट करें जो मैथ्स के लिए थोड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखता है। तो आप भी धीरे धीरे खुद रोशनी बन जाओगे, और फिर आप जहां जाओगे वैसी रोशनी आप भी फैला दोगे। तो सर क्या आपको हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है, या आपको भी कभी कभार कोई निराशा देखनी पड़ती है? सर ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि जिंदगी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं मैथ्स की टर्म में बोलूं कि लाइफ इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन सर, इट इज फुल ऑफ कर्व्स, अप्स एंड अप्स डाउन्स, एंड डाउन। मैक्सिमास एंड मिनिमास। तो क्या होता है कि हम एक सीढ़ी पर होते हैं, तो जो हम देखते हैं कि हमसे नीचे कोई सीढ़ी पर है, वाले स्टेप्स पर है, तो हम अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। वो अलग बात है कि वो प्रो बोनो भी हो सकता है, वो मोनेटाइजेशन भी हो सकता है, और हम उसको जितनी हमारी कैपेसिटी है उससे हम अपने पास ले आते हैं। और जो हमसे ऊपर होते हैं सीढ़ी में, वो हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और हमारे को ऊपर ले चलते हैं। दुनिया इसी तरह से चलती है, शेयरिंग एंड केयरिंग से चलती है। कि आज हजारों हजारों लोग हैं जो जिनको थोड़ा बहुत हम मोटिवेट कर पाते हैं। तो हमें भी मोटिवेशन चाहिए,
तो मेरे मेंटर्स हैं, जब कभी भी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा लो हो रहा हूँ, मैं उन मेंटर्स से बात करता हूँ, अपने स्पिरिचुअल मास्टर से बात करता हूँ, और वो मुझे बार बार यही बोलता है कि सेल्फ मोटिवेशन। और मैं भी जो मैसेज देता हूँ वो यही देता हूँ कि अपने अंदर से जो मोटिवेशन आ पाए, मेरे पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। मेरे पे डिपेंडेंट मत हो, मैं तुम्हारे लिए आया हूं कुछ दिन के लिए, और तुम्हें मोटिवेशन तो खुद की क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यही है, जब कभी खुद लो हो जाते हैं तो अपने ऊपर लेवल के जो लोग हैं उनसे हम मोटिवेशन ले लेते हैं और वो स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो सर, सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, या एडिक्शन तो रुक नहीं सकती, क्योंकि आप और मेरे पॉडकास्ट को भी देखने के लिए सोशल मीडिया से तो कनेक्ट होना ही पड़ेगा। जाना ही तो पड़ेगा, ये बिल्कुल। ये तो ये तो बड़ा अजीब सा आजकल मीम्स भी आते हैं कि यार सोशल मीडिया पे मत जाओ, बट मेरी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो ये पैराडॉक्सिकल है सर। पैराडॉक्सिकल तो है। सोशल मीडिया में मेरे ख्याल से जैसे नवरात्रास होते हैं, या रोजा रखा जाता है, ऐसे ही एक टाइम आएगा जब आप 5-5 दिन के लिए अपने फोन से फोन फास्टिंग करोगे, सोशल मीडिया फास्टिंग करोगे। जैसे कि मैं इन दिनों बहुत बिजी था और मेरा ज़्यादातर काम जो है वो ऑनलाइन है। तो मेरी मॉम जो है, उन्होंने कहा कि नहीं, अब अगले 20-25 दिन तक जब तू खाना खाएगा तो फ़ोन आसपास नहीं होगा। तो मैं उनको रिस्पेक्ट करते हुए, उनको नमन करते हुए अब ये चलिया कर रहा हूँ, 41 दिन का ये काम कर रहा हूँ कि फ़ोन अपने पास नहीं रख रहा। बट ऐसा नहीं है कि बिना उसके, उनको भी मालूम है कि बिना इसके काम नहीं चल पाएगा, बट आप डायरेक्शन क्या रख रहे हो। आप बच्चे को मना करते हो कि भाई नहीं, फोन यूज नहीं करना, वो किसी भी तरह से कर लेगा। वो अपने दोस्त से मांग के कर लेगा, उसके बैग में हो सकता है उसके दोस्त का फोन हो। तो ऐसा नहीं है, आप टाइम शेड्यूल बना दीजिए, या बोलिए एक दिन मत कर। तो उसको फिर जब वो एहसास होगा ना, तो तब उसे समझ में आएगा कि नहीं यार, मैं अब इसको इस लेवल के लिए यूज कर लेता हूँ। क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ कि आप इन प्लेटफॉर्म से दूर रहो। और जब आप ऑनलाइन कर रहे हो तो थोड़ा तो भटकते ही हो, हम आप भी भटकते हैं, तो उस सच्चाई को पहचानना पड़ेगा। और बार बार ये कहना पड़ेगा कि उसको लिमिट कर दो, लिमिट कर दो। क्या देखना है वो चीज देख लो, क्योंकि ये एक नेसेसरी ईवल है ऐसा। हाँ, दैट मीन्स एक्सेस ऑफ एवरीथिंग एंड डेफिशिएंसी ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस वाली बात है कि डेफिशिएंसी अगर होगी तो सोशल मीडिया के बिना हमें काम नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव थॉट्स भी चाहिए, पॉजिटिव मोटिवेशनल विचार भी चाहिए, और अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हैं या अच्छी वीडियोस हैं या अच्छे कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर्स के हमारे सेशंस हैं, वो भी हम सोशल मीडिया से नॉलेज ले सकते हैं। दैट मीन माइंडफुल ईटिंग कर सकते हैं। या और दूसरा जो है वो ये तो होगी डेफिशिएंसी की बात, की अच्छा पॉजिटिव लेना, और दूसरा ये है कि एक्सेस नहीं करना है, कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है जिससे कि हम अपने कैरियर पाथ से गुमराह हो जाएं। तो सर, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में आप बिलीव करते हैं? सर, मुझे लगता है कि जैसे हम आई क्यू की बात करते हैं, ई क्यू की बात करते हैं, पी क्यू की बात करते हैं, वैसे ही एस क्यू की भी बात करनी पड़ेगी। जब मैं आई क्यू की बात करता हूं तो मैं आपके इंटेलिजेंस की बात करता हूं। जब मैं पी क्यू की बात करता हूं तो आप अपनी फिजिक कैसे रख रहे हैं, फिजिकली आप कितने एक्टिव हैं उस पर बात करता हूं। जब मैं ई क्यू की बात करता हूं तो आप इमोशनली अपने आप को कितना बैलेंस रख पाते हो। और एंड में आता है एस क्यू, जो कि इन सब का बेस है, जो इन सबको संभालता है, स्पिरिचुअलिस्ट। आप रिलीजियस हो या ना हो, लेकिन आप स्पिरिचुअलिस्ट कितने हैं, आप स्पिरिचुअलिज्म को कितना समझते हैं, वो बहुत जरूरी है सर। हम अब हमारे यहाँ क्या हो जाता है कि हम रिलीजन को बांध देते हैं अध्यात्म के साथ, तो वहां पर वो चीजें कंफ्यूज हो जाती है। आप देखो, कई बच्चों को जानता हूँ जिनको जैसी फोर्स करा जाता है, ये मत करो, घर से निकलते समय ये करो, बिल्ली रास्ता काट गई, हमारे यहाँ ये लिखा हुआ है, वो उल्टा रेबल करने लगते हैं, बार बार वो रेबलियस हो जाता है। तो उनको समझाओ, साइंटिफिकली समझाओ, फिर बेस समझाओ, तो अपने आप उन चीजों का स्वागत करते हैं सर। तो लेकिन स्पिरिचुअल होना जरूरी है। आप मानेंगे नहीं, हमारी क्लास जब शुरू होती है तो हम 1 मिनट के साइलेंस के साथ शुरू करवाते हैं। काफी जगह पे होता है कि आपको स्टैंडिंग ओवेशन चाहिए, तो मैं लोगों को कहता हूँ भैया मुझे नहीं चाहिए, मुझे बहुत मिल गई इज्जत। तुम 1 मिनट के लिए साइलेंस रखो, और जब क्लास खत्म होती है तो हम 1 मिनट के लिए साइलेंस रखते हैं। तो सर, वो जो 1 मिनट के अंदर एक ब्रैकेट बन जाता है ना, बच्चा उसके बीच में जो समझता है ना, वो पूरी तरह से मेरे पास होगा। तो मैं स्पिरिचुअलिज्म को 1-1 मिनट में यूज कर रहा हूँ सर, और मुझे फायदा हो रहा है। सर, ये जो स्टूडेंट्स आजकल
किस्मत के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं कि जैसी किस्मत होगी वैसा मुझे मिल जाएगा। तो क्या सर इन स्टूडेंट्स को आप कहना चाहेंगे इस किस्मत के बारे में? सर ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के नहीं, आपको सीनियर लोग भी बहुत मिलेंगे जो इस तरह की बातें करते हैं कि एक तरफ हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, जो सुन सुनकर हम बड़े हो जाते हैं कि यार जो है तेनू लब जाना है, मिल जाना है, चिंता ना कर। बट इट डजंट मीन कि आप उसके लिए कर्म क्षेत्र में ना आए या पुरुषार्थ ना करें या एफर्ट्स ना करें, या अगर आप प्रोकेस्टिनेशन करते चले जा रहे हैं, लेजी हो रहे हैं कि यार पहुंच ही जाएगी जो चीजें, तो फिर ऐसा काम नहीं होता। किस्मत एक मेरी तरह, मेरे मेरे हिसाब से किस्मत ऐसे लोगों के लिए साइकोलॉजिस्ट ने बनाई है ये चीज कि आपने मेहनत करी और आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप उदास ना हो जाओ, तो इसलिए कहते हैं यार किस्मत में लिखा होगा, तो आपको थोड़ा सा वो मलहम पट्टी लगा देते हैं। आप अगर समझने की कोशिश करें तो किस्मत को अगर मलहम पट्टी की तरह यूज करो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कहो कि मैं सारा दिन बैठे जाऊंगा और खाना मेरे आप अपने आप मुंह में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता सर। मतलब जो लोग आज बहुत ऊपर पहुंचे हैं, एक लेवल, एक मुकाम हासिल कर लिया, हम कहते हैं यार बड़ी अच्छी किस्मत है। लेकिन जब वो अपने स्ट्रगलिंग डेज में थे तब तो वो फेमस नहीं थे, हमें क्या मालूम। जितने गुरुज है, जितने बड़े बड़े सदगुरुज है हमने देखे हैं, आज जब वो पहुंच जाते हैं तो हम कहते हैं देखो यार क्या चमक रहे हैं। लेकिन किस तरह की मेहनत उन्होंने करी होगी, खाना मिला होगा नहीं मिला होगा, हमें छिपकली से भी डर लगता है। और अगर उन्होंने जाके तपस्या कहीं आइसोलेशन में करी होगी तो वो चीज नहीं दिख पाती है, और एंड में हम चीज आके कह देते हैं कि यार देखो इनकी किस्मत अच्छी है इसलिए इनके पास ये सब है, तुम्हारी किस्मत नहीं होगी। तो मैं किस्मत में ऐसा नहीं है कि बहुत उसको डिसरिस्पेक्ट करता हूं, बट मैंने कभी इतना किस्मत को लेकर सोचा नहीं है। मुझे लगता है कि आप काम करते हो तो चीजें आपको मिल जाती है, सारे रास्ते अपने आप दिखने शुरू हो जाते हैं। मेरी एक लाइन भी है कि नाच, नाच मतलब कर्म कर, नाच ये तेरी फितरत होनी चाहिए, खुद लिख ये तेरी किस्मत होनी चाहिए। तो खुद लिख सकते हैं हम अपनी किस्मत को सर। वाह सर, बहुत अच्छी लाइन है सर, बहुत बढ़िया और इंस्पिरेशनल लाइन है। स्टूडेंट जो है ना अपने ऊपर को बात को ले लेते हैं, और वो किस तरह से वो अपने ऊपर बात को ले लेते हैं और कहते हैं कि ये मैं नहीं कर पाया, या किसी भी तरह से ले लेते हैं, या एंग्जाइटी या डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये चीज अगर मैं आज की जनरेशन को बहुत अच्छा बोलता हूं ना कि यार ये बिंदास है, तो यही एक एक चीज मुझे लगती है कि यार ये अपने आप को खोखला क्यों समझ लेते हैं कई बार, एकदम वॉइड में चले जाते हैं सर, कुछ डिस्कस नहीं करते। इनको सेल्फ इमेज को लेकर, ये शायद आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना सोशल मीडिया का, ये फोमो में चले जाते हैं। इनको लगता है यार ये उसके पास इतने स्टाइल है, ये नहीं पता कि वो जो कपड़े मॉडल ने पहने हुए हैं वो अगले दिन जाके वापस करने हैं उसको, ये नहीं पता इनको। बट ये अपने अंदर घुस जाते हैं सर, फिर बात नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। तो मैं तो कहता हूँ अपनी अपने आप को इतना ज्यादा डिप्रेस क्यों फील करते हो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, जबकि अच्छी बात यह है कि इन्होंने दूसरों को जज करना बंद कर दिया है। हमारे आपके टाइम पर कोई अजीब से कपड़े पहना होता था, हम कहते थे देख कैसा आ गया। आज की जनरेशन कुछ नहीं कहती, विच इज वेरी गुड। बट फिर जब तुम इतने अच्छे हो गए तो अपने आप पे चीजों को क्यों ले लेते हो? वो ईगो फैक्टर अगर आ रहा है तो उस जिद को कुछ करने में कन्वर्ट कर, उसको अपने को हराने में कन्वर्ट मत कर। और मान ले कुछ आया भी है, उसी समय उसको अपने दोस्तों के साथ, टीचर के साथ, पेरेंट्स के साथ निकाल दे भैया, और निकाल दे। वो चीज कभी दोबारा दिखनी नहीं चाहिए और उस पर काम करना शुरू कर दे। तो सेल्फ इमेज जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करना चाहिए। वो लोग सेल्फ इमेज पे ही काम घूमते फिरते रहते हैं और बड़े कंफ्यूज रहते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। ये बड़ा प्लेटिनियम टाइम होता है ये एज जो है। तो उनको ये चीज शेयर कर लेनी चाहिए। कभी भी ऐसा हुआ कि यार इसने मुझे ऐसा क्यों कर दिया या बुली क्यों कर दिया, तो एकदम से शेयर कर लो उस चीज को, ताकि अंदर तक वो जहर पहुंचे ही ना। भाई जैसे शिव जी ने भी यहाँ नीले तक रखा हुआ है ना, बस खत्म, वॉमिट कर दो भैया बाहर और फिर आगे काम करो बस। तो ये मुझे लगता है कि ये मेरा मैसेज हो सकता है बच्चों के लिए। नहीं, बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट हो या फिर माइंड पावर हीलिंग्स वाले जो होते हैं, वो भी यही बताते हैं कि आप अपनी बात बोल दो और बोल के उसे बाहर निकाल दो। और अगर आपको बोलने के लिए भी कोई ना मिले तो रोने लग जाओ, रो के आप उस चीज़ को, फीलिंग्स को निकाल दो और अपने माइंड से निकाल दो। अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको जगह मत देने दो। फिर तब जाके आप अपने को आप फिर देखेंगे, आप बिल्कुल नए तरीके से रिफ्रेश होकर तैयार हो जाएंगे उस काम को करने के लिए। और उस हार को, हार मतलब उसको सबक लेकर काम करो।
सर हाँ। रामचरितमानस में भी ऐसा प्रकरण आता है कि जब सीता माँ आइसोलेटेड थी और वो एक अलग जगह पे रहती थी और राम जी की उनको याद आ रही थी और वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई थी, बहुत ज्यादा नेगेटिव। और जब एक बंदा नेगेटिव होता है तो साइंटिफिकली वो सुसाइडल बन जाता है। तो उनको लग रहा था कि यस। मैं जिंदा क्यों। तो फिर उनको हाँ। आंसर मिला कि ये मेरे जो आंसू है ना, वो मेरी हाँ। इस व्यथा की आग को बुझा रहे हैं। तो जो आपने बोला ना कि रो देना चाहिए, तो सर रोना भी बहुत अच्छी बात है सर। और हमारे इंडिया में क्या सिखाते हैं, मर्द कभी रोता नहीं है, इसीलिए सबसे ज्यादा हम्म। हार्ट अटैक आते हैं। तो जो आपने हम्म। बोला है कि रोना, ये भी एक हमेशा मत रो, लेकिन कभी शीशे के सामने अकेले में, कभी आपको अकेले लगे में कि कभी। हाँ, या कभी लगे कोई आपका फायदा नहीं उठाएगा, आपका दोस्त जिसे हिंदी में सखा बोलते हैं, तो आप उसके सामने भी रो सकते हो, जिससे आप नेगेटिविटी बाहर निकाल देते हो, बट इसे आदत ना बनाएं। नहीं, आदत नहीं बनाना। वो हाँ, जस्ट जब आपके ऊपर वो विचारधारा हावी होने लगे तब उसको निकालने के लिए रोना बिल्कुल बोलते हैं ठीक सिर्फ। बात सर, बिल्कुल ठीक बात। चलिए सर, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। अब रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं जिसका आंसर आपको एक वर्ड या एक लाइन में देना है। श्योर। जब आप मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं तो क्या आपका तरीका होता है इससे उबरने का? सर मैं मेडिटेट करता हूँ, मेडिटेशन से मुझे हर चीज के आंसर्स मिल जाते हैं। ग्रेट। आपका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत कौन है और क्यों? सर मेरी माता जी जो हैं, क्योंकि माँ जो है सर वो देना जानती है, माँ एक यूनिडायरेक्शनल रिलेशनशिप है, माँ कुछ मांगती नहीं है माँ। क्या आप मानते हैं कि एक व्यक्ति अपनी सोच से किस्मत बदल सकता है? सर मेरा मानना है आई एम वेरी पॉजिटिव, पहाड़ों को भी हिला सकते हैं अगर आपकी सोच अच्छी है तो सर। सर, आपने जो सबसे कठिन निर्णय लिया वह क्या था और उसने आपकी जिंदगी कैसे बदली? सर अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं आया जो मुझे लग रहा है कि कठिन समय था, हर समय में सोच समझ कर निर्णय लिया गया। अपने जिनको आप बहुत ज्यादा जिन पे विश्वास रखते हैं उनसे डिस्कस करने पर जो भी निर्णय लिया गया है सर, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया कि मैंने कोई ऐसा निर्णय लिया कठिन समय में, अभी तक मुझे कोई समय कठिन नहीं लगा। पैटर्न ऑफ स्टडिंग के ऊपर कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है। आपके अनुसार एक प्रभावी अध्ययन का तरीका क्या है? सर मैंने पहले भी बोला था, अर्पण, समर्पण और तर्पण। अर्पित करना पड़ेगा सर, समर्पित करना पड़ेगा अपने आप को, और लिख लिख कर तन मन धन लगाना पड़ेगा सर। बस इतना कर दो, तीन तीन चीजों के स्लॉट्स में ये कर लो, और मैं बता रहा हूं वो चीज जो जो भी अचीवमेंट आपको चाहिए वो आएगी सर आपके पास, दौड़ी दौड़ी आएगी। क्या आप कभी अपने अध्ययन में आलस्य महसूस करते हैं? आ, आलस महसूस करता हूं और फिर मैं सोचता हूँ ये बात तो मैं दूसरों को बताता हूँ, तो उसी सेकंड फिर से एक्टिव हो जाता हूँ। और अगर कोई स्टूडेंट आलस्य महसूस करे तो उसको क्या करना चाहिए? उसको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, कि बार बार उसके आसपास जब बोला जा रहा है, गुस्से से नहीं, प्यार से, जब उसको रास्ते दिखाई दे रहे हैं, तो फिर वो क्यों उस छाव में बैठा हुआ है। तो फिर वो कछुए और खरगोश जैसी स्टोरी हो जाएगी कि वो खरगोश जो है बस वो सोता ही रह जाएगा सर। तो उसको उठ के चलना पड़ेगा, चाहे कदम छोटे छोटे से हो, लेकिन चलना पड़ेगा। क्या आप पढ़ाई के लिए किसी खास समय या माहौल को प्राथमिकता देते हैं? जैसा आपको सुबह अगर अच्छा लगता है कि सुबह सुबह पढ़ना है तब भी ठीक है। कुछ जगह पे ऐसा एटमॉस्फेयर होता है कि घर पे जब सब सो जाते हैं तो आपको समय मिलता है, क्योंकि वहाँ रूम की अवेलेबिलिटी और जगह की भी हमारे को समस्या हो सकती है। तो जो भी आपको ठीक लगे, कुछ लोगों को लाइब्रेरी में अच्छा लगता है, तो जहाँ भी ठीक लगे, सारा समय जो है वो पढ़ाई का है सर। कोई भी समय आप करें, बट टोटली फोकस्ड होके पढ़ें। आपके अनुसार छात्रों को कौन सी सबसे बड़ी गलती करने से बचना चाहिए? डिस्ट्रैक्शंस और डिस्ट्रैक्शन, अगर आप थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हो, कि जो जो आपका अभी फोकस है, इस समय का जो फोकस है, इस समय की जो नीड है, उससे आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, इजी मनी की तरफ चले जाते हो, कि चल यार वो मैं सॉफ्टवेयर, वो आती है कुछ एप्स है कि तीन पत्ती खेल लूं, ये कर लूं, इससे कमा लूं, इस अपनी टीम सेलेक्ट करके उससे कमा लूं। सर ये इजी मनी नहीं, इजी मनी बनेगी, लेकिन पहले आप बनो, आपके लिए इजी मनी के द्वार खुल जाएंगे, बट सिर्फ इजी मनी नहीं सर, उस चीज पे मत जाओ। कंप्लीट नो। बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए क्या राय देंगे? सर मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट पूरा ही नहीं हो सकता अगर उसके पास कोई आउटडोर एक्टिविटी ना हो।
मतलब पढ़ाई को प्रमोट करने के साथ साथ मैं स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ। जब भी मौका मिलता है, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही होती है मेरी तरफ से, मैं बहुत ज़्यादा स्केटिंग और स्केटबोर्डिंग को प्रमोट करता हूँ। मैं एमएमए में खुद प्रैक्टिस करता हूँ। मार्शल आर्ट्स के अंदर मुझे लगता है बच्चों के पास एक कम से कम एक मार्शल आर्ट उनको आनी चाहिए, कि जहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस उनको बहुत मिल जाता है और उनको वो हाई हेड के साथ चल सकता है, वो डर के नहीं चल सकता है। क्योंकि आपका फायदा तभी उठाया जा सकता है जब आप डरे होते हैं। एक व्यक्ति जो सीधे सर के साथ चलता है, उसको लोग कभी भी डरा नहीं सकते सर, उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो स्पोर्ट्स होना जरूरी है सर, बहुत नरिशमेंट मिलती है सर, इससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। तो सर क्या मैथमेटिक्स के अंदर बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी का होना जरूरी है या फिर प्रैक्टिस से भी किया जा सकता है? देखिए, एक होता है कि एक व्यक्ति को गाना पहले से ही आता है, हम कहते हैं गिफ्टेड है। फिर हम कहते हैं कि नहीं यार, इसको इतना नहीं आता, लेकिन गुरु के पास भेज देते हैं। तो दोनों रियाज तरीके करना। से आप निखर सकते हो। अगर आपका लॉजिकल ब्रेन है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपका लॉजिकल ब्रेन नहीं है, आप कैलकुलेशन में अच्छे हो, चीजों को करने में अच्छे हो, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस अच्छे टीचर्स के पास जाकर आप उन चीजों को एनहांस कर सकते हो सर। तो प्रैक्टिस तो बनेगी, रियाज बनेगा सर, बिना रियाज के नहीं हो पाएगा कुछ। अम, आज आपसे बात करके सर मैथ का फोबिया मेरे अंदर से भी निकल गया है। और आपने जो 3 मंत्र दिए हैं वो भी बहुत अच्छे लगे, और मैं चाहूँगा कि वो स्टूडेंट्स अपनाएं और उन 3 मंत्रों पे काम करें। बहुत अच्छी आपसे साथ कन्वर्सेशंस रही सर। आपका हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकालने के लिए सर आपने आपका इतना समय बहुत दिया हमें। धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।